कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सेनापति जासूस की बात से सहमति जताते हुए सैनिकों को तेज गति से बढ़ने का निर्देश देता है। लगभग घंटे भर की तेज यात्रा के बाद सेनापति अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचता है, मगर रास्ते में दोनों भाइयों को पकड़ नहीं पाता है। अपने प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के कुछ देर बाद उन्हें अपनी पहली सैन्य टुकड़ी दिखाई पड़ती है। यह देखकर सेनापति अपने घोड़ों को और तेज दौड़ाता है और शीघ्र वहां पहुंच जाता है। वहां शैतान सिंह पहली सैन्य टुकड़ी के 2 सैनिकों से युद्ध कर रहा था और उस टुकड़ी के अन्य सैनिकों को घायल कर चुका था। यह देखकर सेनापति अपनी दूसरी सैन्य टुकड़ी के साथ शैतान सिंह को घेर लेता है। वहां का नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सेनापति को वहां पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती तो शैतान सिंह वहां से भागने में कामयाब हो जाता। लंबी यात्रा और रास्ते में हुई 2 मुठभेड़ों का सामना कर चुका शैतान सिंह अब बुरी तरह थक चुका था और इस कारण दूसरी सैन्य टुकड़ी से घिर जाने पर अपना हथियार डाल देता है, क्योंकि अब बच निकलने की कोशिश बेकार होती। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसके पीठ की गठरी की जांच करते हैं, लेकिन उसमें केवल कपड़े होते हैं। यह देखकर सेनापति गुस्सा हो जाता है और शैतान सिंह को घोड़े से नीचे पटक देता है। वह उससे आभूषणों की गठरी के बारे में पूछता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। तभी पहली सैन्य टुकड़ी का एक सैनिक बोलता है कि वह गठरी इसके भाई बलवान सिंह के पास है। सेनापति पूछता है कि वह कहाँ है। फिर वह सैनिक जवाब देता है कि वह हमें चकमा देकर भाग गया। सेनापति 2 सैनिकों को आदेश देता है कि तुम लोग घायल सैनिकों को लेकर राजधानी पहुंचो और उनका इलाज करवाओ। 2 सैनिकों के साथ जासूस को बलवान सिंह का पीछा करने के लिए भेजता है और स्वयं सेनापति बाकी सैनिकों के साथ बंदी शैतान सिंह को लेकर अपने राजधानी की ओर बढ़ जाता है। सेनापति बहादुर राय के आदेशानुसार 2 सैनिक अपने घायल सैनिक साथियों को लेकर अपनी राजधानी के सैन्य चिकित्सा केंद्र पहुंचते हैं। वहां घायल सैनिकों को चिकित्सा और देखभाल हेतु भर्ती कराने के बाद दोनों सैनिक राज दरबार पहुंचते हैं और महाराज को अपने यात्रा और उस दौरान घटी घटनाओं की जानकारी देते हैं। राजा सैन्य दल की बहादुरी और सूझबूझ की प्रशंसा करता है और उन्हें उचित इनाम की घोषणा करता है। कुछ समय बाद सेनापति शैतान सिंह को बंदी बनाए दरबार में उपस्थित होता है। सेनापति शैतान सिंह की कारगुजारियों का पर्दाफाश करता है, साथ ही यह बताता है कि अभी बलवान सिंह का पकड़ा जाना बाकी है और उसकी गिरफ्तारी अति आवश्यक है, क्योंकि लूट का सामान उसी के पास है। सेनापति राजा से 2 अनुरोध करता है। पहला यह कि बलवान सिंह को पकड़ने गए जासूस और 2 सैनिकों की मदद के लिए एक नई सैन्य टुकड़ी भेजी जाए। दूसरा यह कि पड़ोसी प्रदेश के राजा को यह सूचना भिजवा दिया जाए कि उनके यहाँ लूट की जो बड़ी घटना घटी थी, उस घटना को अंजाम देने वाला एक लुटेरा पकड़ा गया है और दूसरा लुटेरा लूट के माल के साथ जल्द ही पकड़ा जाएगा। राजा सेनापति की दोनों अनुरोध को मान लेता है। वह आगे की कार्रवाई के लिए आदेश जारी करता है। तत्काल एक दूत को पड़ोसी राज्य के राजा के पास सूचना पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है और एक सैन्य टुकड़ी को जासूस की मदद के लिए भेज दिया जाता है। शैतान सिंह को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है और जल्द से जल्द बलवान सिंह को पकड़ने का आदेश दिया जाता है। उधर जासूस 2 सैनिकों के साथ बलवान सिंह की तलाश में उसके गांव पहुंच जाता है। वहां उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। बातचीत करने से ऐसा लगता है कि लोगों में शैतान सिंह और बलवान सिंह का डर समाया हुआ है। लोग सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश किया करते हैं। इसके बाद जासूस सैनिकों की मदद से उसके दरवाजे को तोड़कर घर की गहन छानबीन करता है, लेकिन घर के अंदर ना तो लूट के सामान मिलता है और ना ही बलवान सिंह के बारे में कुछ सुराग मिलता है। आखिरकार जासूस सैनिकों के साथ
गांव से बाहर जाने लगता है। लोग दबी जुबान में आपस में इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता। गांव से थोड़ी दूर जाकर एक वट वृक्ष के नीचे जासूस और सैनिक ठहरते हैं। आपस में राय मशवरा करने के बाद आज वे लोग वहीं ठहरने का फैसला करते हैं। बातचीत का निष्कर्ष यही निकलता है कि बलवान सिंह के बारे में कोई जानकारी गांव वालों से ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए कोई दूसरा उपाय अपनाने की जरूरत है। शाम के समय मदद के लिए राजा के आदेशानुसार भेजी गई एक सैन्य टुकड़ी जासूस के पास पहुंच जाती है। जासूस सैनिक दल को गांव से जुड़ी सभी मार्गों पर चौकसी रखने का निर्देश देता है। वह स्वयं आम जन के वेश में गांव जाता है। वहां उसकी नजर एक वृद्ध किसान पर पड़ती है। वह अपने जानवरों को चारा दे रहा था। उसके पास पहुंचकर जासूस उससे पूछता है कि काका, इस गांव के लोग शैतान सिंह और बलवान सिंह से इतने भय क्यों खाते हैं? किसान बोलता है कि बाबूजी, नंगा से तो गंगा भी डरती है। यहाँ के अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। लोग उन बदमाशों से उलझना नहीं चाहते हैं। वैसे भी वे दोनों भाई गांव वालों से कोई सरोकार नहीं रखते और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन छोटे भाई को अपनी शक्ति का घमंड है। अभी पिछले शनिवार को किसी बात को लेकर मंगू लोहार ने उनसे बहस कर ली थी। बात बढ़ने पर बलवान सिंह उसे बुरी तरह पीटा था। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते वहां शैतान सिंह पहुंच गया था और अपने भाई को समझाकर घर ले गया, वरना ना जाने वह मंगू का क्या हाल करता। वह अभी भी खटिया से उठा नहीं है। उसकी मेहरारू उसे उठाती बिठाती है। जासूस किसान से मंगू के घर के बारे में पूछकर उसे चल देता है। वहां जाकर देखता है कि एक युवक जिसकी उम्र 25 साल के लगभग होती, एक खाट पर लेटा हुआ है। फटे पुराने कपड़ों में वह दीनहीन अवस्था में लेटा है। सर पर चोट के निशान है और बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसे देखकर जासूस समझ जाता है कि यही मंगू है। वह उसके पास जाकर दया भाव दिखाते हुए पूछता है कि भाई, इस उम्र में खाट पर क्यों पड़े हो? किसी बड़े वैद्य से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो? मंगू जासूस की नजरों में दया भाव देखकर उससे बोलता है कि बाबूजी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ, अभी घर चलाना मुश्किल है। जासूस बोलता है कि यदि तुम मेरी मदद करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तुम अपना इलाज भी करा सकोगे। मंगू के मन में बलवान सिंह के प्रति नफरत भरी थी। वह उससे बदला लेने का एक मौका की तलाश में था और मौका मिला भी, लेकिन घर परिवार की सुरक्षा को लेकर वह डर कर रहता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। घर के अंदर दरवाजे की ओट में बैठी उसकी पत्नी यह सब बात सुन रही थी। वह इसे एक अवसर के रूप में देखती है। घर से बाहर आकर मंगू से बोलती है कि हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं और ना ही उनके बारे में सोचने की। आपको जो भी जानकारी है इन्हें बता दीजिए। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मंगू अपनी पत्नी की बात सुनकर बताने को तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। फिर जासूस से कहता है कि दोनों भाइयों ने पहाड़ी के उस पार के नगर में एक बड़ा घर खरीद रखा है। वहां आलीशान जीवन जीते हैं। वे लोग अब गांव में कम ही आते हैं। अपने कीमती सामान वहीं रखते हैं। शायद वहां आपको बलवान सिंह मिल जाए, लेकिन उस घर के बारे में गांव के लोग नहीं जानते। उस घर के बाहर महावीर स्वामी का एक मंदिर है। उस मंदिर के निर्माण काम को लेकर मैं वहां गया था। शैतान सिंह स्वयं मुझे ले गया था और उस काम के लिए मुझे अच्छी मजदूरी भी दी थी, लेकिन उसका भाई बलवान सिंह को अपने ताकत और पैसे का बहुत घमंड है। उसी ने मेरी हालत कर दी है। यह सब बातें सुनकर जासूस उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है और वहां से चला जाता है। बलवान सिंह के बारे में मंगू लोहार से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद जासूस गांव से बाहर निकल जाता है।
गांव के बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों के पास पहुंचकर वह उन्हें प्राप्त जानकारी से अवगत कराता है। अब नए नगर के लिए प्रस्थान करने से पूर्व अब तक प्राप्त सूचना से महाराज को अवगत कराने के लिए एक सैनिक को संदेशवाहक के रूप में राजधानी भेज दिया जाता है। विचार विमर्श के बाद जासूस अपने सैन्य दल के साथ बलवान सिंह की तलाश में पहाड़ी के उस पार के नगर के लिए प्रस्थान कर जाता है। अधिक रात हो जाने के कारण वे लोग रास्ते में एक सराय में ठहरने का निर्णय करते हैं। बातों ही बातों में उस सराय के संचालक से जासूस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जासूस बोला, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? संचालक बोला, पास के ही नगर का रहने वाला हूं। जासूस ने कहा, आपका नगर यहां से कितना दूर है? संचालक ने कहा, लगभग 2 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है मुझे अपने घर जाने के लिए। जासूस बोला, आप उस नगर के सेठ शैतान सिंह को जानते हैं? संचालक बोला, शैतान सिंह हमारे नगर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह हमारे शहर के लिए नए हैं लेकिन गुमनाम नहीं हैं। जासूस बोला, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? संचालक बोला, 4 वर्ष पूर्व उनके द्वारा करवाई गई भव्य यज्ञ का आयोजन उनकी प्रसिद्धि का कारण है। जासूस बोला, लेकिन यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था और उससे प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई? संचालक ने कहा, आज से करीब 5 वर्ष पूर्व शैतान सिंह ने सेठ अमीर चंद से वह भव्य कोठी खरीदी थी। वह कोठी नगर की प्रमुख कोठियों में से एक है। उसे खरीदने के बाद अगले 1 साल में कोठी के अहाते में मुख्य द्वार के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यज्ञ करवाया गया था और उसमें नगर के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया था। यही बात प्रसिद्धि की मुख्य कारण बनी। जासूस बोला, सेठ अमीर चंद कौन थे? संचालक ने कहा, वह हमारे नगर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे। उनका आभूषणों का व्यापार था। शैतान सिंह का उनके दुकान पर आना जाना होता था। वह सेठ जी का एक पुराना और विश्वसनीय ग्राहक था। वह वहां आभूषणों की खरीद बिक्री के लिए आया करता था। इसलिए जब सेठ जी को अपना कोठी बेचने की बारी आई तो उन्होंने इसे शैतान सिंह को बेच दिया। जासूस बोला, लेकिन सेठ जी ने अपनी कोठी क्यों बेची? अब वह कहाँ रहते हैं? संचालक ने कहा, सेठ जी की इकलौती संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी थी, जिसकी शादी उन्होंने काशी के एक धनी व्यापारी से कर दी। अपनी सारी धन दौलत बेटी को दे दी। जब तक शरीर साथ दिया यहाँ अपना दुकान चलाया, लेकिन शरीर कमजोर होने पर सब बेचकर अपने बेटी के पास काशी चले गए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि जीवन के आखिरी दिनों में काशी में निवास करो। संचालक से बातचीत में समय अधिक गुजर गया था। सारे सैन्य कर्मी अपने शयन कक्ष में सो गए थे। सुबह जल्दी उठना था, इसलिए जासूस भी अपनी बात खत्म कर सोने चला जाता है। सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। सराय के चारों ओर कुहासा घिरा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पहाड़ियां थी। पास के किसी मंदिर से प्रातः वंदन की घंटी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कुहासा के बीच हल्की रोशनी में सड़क कुछ दूर तक ही दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का नजारा हो। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा मनोरम दृश्य आम तौर पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जासूस इन चीजों से परे था और कुछ और काम में व्यस्त था। सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने साथियों को भी तैयार होने को कहता है। अभी उसे बलवान सिंह की तलाश में निकलना है। कुछ सैनिक तैयार हो गए और कुछ तैयार हो रहे हैं। जासूस तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर आ जाता है। वह सराय के संचालक से मिलकर किराया देता है और कहता है कि आज मैं कुछ जरूरी काम से अपने नगर जा रहा हूं। यदि मौका मिला तो उस प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करना चाहूंगा,
जिसका निर्माण शैतान सिंह ने करवाया है। लेकिन समस्या यह है कि मुझे वहां का रास्ता मालूम नहीं है। यह सुनकर संचालक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे की यात्रा कर मेरे नगर में पहुंच जाएंगे। नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर आधा मील उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने पर ग्वालपट्टी चौक पहुंचेंगे। वह चौक हमारे नगर का प्रमुख व्यापारिक स्थल है। उस चौक से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला मार्ग पर 2 मील की यात्रा करने पर सड़क के दाईं ओर एक आलीशान कोठी दिखाई पड़ेगी और उस कोठी के अहाते में एक बड़ा और भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। बस आप वहां पहुंच गए। अब तो वह मंदिर उस क्षेत्र की पहचान बन चुका है, अतः आपको वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संचालक से बातचीत के दौरान सभी सैनिक तैयार होकर अपने अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। अब वे लोग नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरे मार्ग में पहाड़ी सड़क, हरियाली, चढ़ाई ढलान, तीखे मोड़ और कुहासा से भरा हुआ था। जब जासूस अपने सैन्य दल के साथ नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, सूर्य की हल्की धूप निकल आती है, कुहासा कम होने लगता है। आगे चलकर वे लोग नगर के मुख्य चौक ग्वालपट्टी चौक पहुंचते हैं। वहां लोग अपने व्यापारिक कार्यों की शुरुआत करने में लगे हुए थे। बैलगाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लोग सामान उतारने में लगे हुए थे। जासूस ग्वालपट्टी चौक से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। करीब आधे घंटे के बाद वह मंदिर का शिखर दिखाई देता है। वहां पहुंचकर जासूस देखता है कि कोठी का मुख्य द्वार अंदर से बंद है। जासूस अपने सैनिकों के साथ दीवार को फांद कर अंदर प्रवेश करता है। कोठी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। मुख्य दरवाजे पर 4 सैनिक खड़े हो जाते हैं। जासूस कोठी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, लेकिन उसे अंदर से कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ती। इस दौरान वह मंदिर का मुआयना करने जाता है। मंदिर के द्वार बंद हैं और उस पर ताला लगा है। जासूस को यह देखकर अचरज होती है, लेकिन अब वह कोठी के अंदर प्रवेश करने बारे में सोचता है। कोई उपाय नहीं सूझने पर कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। अब दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। दरवाजे पर 2 और सैनिकों को बुलाया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजे को तोड़कर जासूस 4 सैनिकों के साथ अंदर प्रवेश करता है। अंदर सभी कमरों की तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन अभी भी एक कमरे की तलाशी बाकी है और कमरा अंदर से बंद है। लेकिन उस कमरे की एक खिड़की खुली होती है, जिससे मदिरा की दुर्गंध आ रही थी। जासूस उससे अंदर झांकता है। बिस्तर पर बलवान सिंह नशे में बेसुध पड़ा होता है। बिस्तर पर बलवान सिंह नशे में बेसुध पड़ा होता है। एक सैनिक खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश करता है और अंदर से दरवाजा खोलता है। अब कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उस कमरे में भी कुछ हाथ नहीं लगता। सभी सैनिकों को अंदर बुला लिया जाता है। बलवान सिंह को घेर लिया जाता है, लेकिन वह बेहोश पड़ा है, मदिरा के नशे में चूर। वह इन बातों से अनजान है। जासूस के इशारे पर एक सैनिक पास में रखी सुराही के ठंडे पानी को बलवान सिंह के चेहरे पर उड़ेल देता है। वह बड़बड़ाते हुए अपनी आंख खोलता है, लेकिन खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है और अभी भी वह नशे के प्रभाव में है। इसलिए वह ना भागने की स्थिति में है और ना ही विरोध करने की। जासूस उससे शक्ति से पेश आता है और लूट के आभूषणों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। अब जासूस को लगता है कि यहाँ लूट का सामान नहीं है और वह बलवान सिंह को बंदी बनाकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। वह जैसे ही कोठी से बाहर निकलता है, सहसा उसकी कौतूहल भरी नजर मंदिर के ताले पर पड़ती है। इसके बाद जब वह बलवान सिंह की ओर देखता है, तो यह पाता है कि उसकी नजर भी मंदिर पर है।
इससे जासूस का शक बढ़ जाता है। वह बलवान सिंह से मंदिर का ताला खोलने को कहता है, लेकिन वह कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। मंदिर का ताला तोड़ा जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इतने में एक सैनिक की नजर मूर्ति के पीछे एक संदूक पर पड़ती है। मूर्ति की आड़ में दीवार से बंधी लोहे की एक बड़ी और मजबूत संदूक होती है। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा सुननी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।